अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे ज़फ़र हिलाली साहब, सुहेल भट्टी साहब, फैसल शकील साहब और नादिया मिर्ज़ा साहिबा। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ अफ़गानियों के हवाले से, तारकीन वतन की अपने वतन वापसी के हवाले से। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जहाँ अस्करी क़यादत की कुर्बानियाँ जारी हैं, ये सिलसिला जारी है, वहीं गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत अब तक 2,03,000 गैर कानूनी लोगों की वतन वापसी मुकम्मल कर चुकी है, मगर अफसोसनाक बात यह है कि अफगान हुकूमत एहसान फरामोशी पर उतर आई है और उनकी तरफ से धमकी आमेज बयानात का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अफगान हुकूमत ने यह कहा है कि अफगानियों की इज्जत नफ्स को मजरूह ना किया जाए, वरना हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस तरह के जी बयानात हैं जो कि सामने आए हैं और इस पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब ने भी जवाब दिया है और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 40 लाख अफगान शहरियों को खुले दिल से खुशामदीद कहा। हमारे मुल्क में दहशत गर्दी हुई और हमने अपने लोग भी शहीद करवाए हैं। बेअमनी में गैर कानूनी तारकीन वतन मुलविस रहे हैं और साथ ही साथ अफगान हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करना चाहिए ताकि पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाकर अपने आप को जस्टिफाई करने की अफगानिस्तान को, अफगानी हुकूमत को जरूरत नहीं है। सवाल इससे जुड़ा हमारा ये है जो ज़फ़र हिलाली साहब, सबसे पहले मैं आप ही की जानिब रखती हूँ, क्या वजह है जो इस तरह एहसान फरामोशी पर उतर आई है अफगान हुकूमत और पाकिस्तान के साथ ये सलूक किया जा रहा है? ये तो अफगान की फितरत है जी। अफगानिस्तान ने जिस दिन पाकिस्तान का आपको पता है वजूद में आया, उन्होंने कहा कि हम मानते ही नहीं है पाकिस्तान को। हाँ। यूनाइटेड नेशंस ने ये वाहिद मुल्क था जो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के खिलाफ वोट दिया और आज भी अटक तक, आपको पता है रिवर इंडस अटक तक ये कहते हैं हमारा है, अफगानिस्तान का है। पता नहीं इन लोग किस किस्म के लोग हैं। आप सोचिए तो सही, कोई और मुल्क है, खुले दिल से हम इनको लिए हैं, खुले दिल से इनको लड़े, इनके साथ इनके लिए भी लड़े। कई दहाइयों तक इनको यहाँ टॉलरेट किया। 40 साल के बाद हम कहते हैं कि भाई हम इतने अमीर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे जो लोग इधर हैं वो TTP जो है, वो जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के खिलाफ है, वो तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है। तुम उसमें मुलव्विस हो, तुम उनके पेट्रन हो, तुम उनके मेंटर्स हो, तुम उनके साथ हो। वो तुम्हारे वहां से आते हैं, हमारे पास वीडियोस हैं। आप उनको बॉर्डर से भेजते हैं, आप उनको हथियार देते हैं, आप उनको पनाह देते हैं। कि किस किस्म के लोग हैं आपको पता नहीं। औरंगजेब ने जहांगीर था उसको, जो औरंगजेब ने उसको कहा कि 3 लोगों से बचो बर्रे सगीर में। पहले अफगान, नंबर 1 कंबोज, वो एक छोटे से गांव था सेंट्रल एशिया में जिधर अफगान जो मुगल्स आए थे। नंबर 2 अफगान। सबसे बड़े आपके दुश्मन ये होते हैं रिसीविंग, माने इनको जो भी आप इनको इनके बारे में कहें वो कम है। तो ये अब दिखा रहे हैं, वो जो औरंगजेब ने कहा था या जहांगीर ने कहा था वो अब दिखा रहे हैं। 40 साल के बाद इनको पनाह दिया, पैसे दिए, खाने दिए, टैक्स नहीं लिया, हमारे मुल्क में आके ये बस गए और अब कहते हैं कि हमें रखो फॉरएवर। और हम अगर हरकतें भी हमारे बुरे होंगे, तुम्हारे खिलाफ भी हम अगर लड़ेंगे, कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं, ये हमारा हक है। ये लोग किस किस्म के लोग हैं? हम सॉरी, अनएक्सेप्टेबल। बिल्कुल ठीक। हिलाली साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। नादिया आप ही की जानिब आ जाती हूँ। क्लाशनकोफ कल्चर उठाकर देख लीजिए, APS उठाकर देख लीजिए, हमने कहाँ कहाँ नहीं बर्दाश्त की इनकी दहशतगर्दी और कहाँ कहाँ स्मगलिंग इन्होंने की और क्या मुल्क का हाल कर दिया। उसके बावजूद अफगानिस्तान की जानिब से इस तरह के बयानात, और उसका सिलसिला ये अभी से शुरू नहीं हुआ, इससे कबल हमने देखा है कि कितनी बार पाकिस्तान ने कौन कौन सी स्टेटमेंट्स उनकी टॉलरेट की हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए अफगानिस्तान का? थैंक यू वेरी मच सना। देर आए दुरुस्त आए। देखिए, इसकी तो कोई बात कर ही नहीं सकता कि जी इनका एटीट्यूड होना चाहिए, और डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। हम उन अफगान को बाहर नहीं निकाल रहे, वापिस नहीं भेज रहे जो कि रजिस्टर्ड है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि हम बात कर रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट, और जब हम इलीगल इमिग्रेंट की बात करते हैं उसमें सिर्फ अफगान नहीं है, उसमें दीगर कम्युनिटी भी है। हम ये बात करते हैं कि जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर है वो बड़ा मेहरबानी पाकिस्तान को छोड़ दे। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर सी बात है, आपने मुजम्मत है अफगान हुकूमत का रवैया की, और ये पहली दफा नहीं कि अपने वहां के रवैये देखें। जब हमारे यहाँ दहशतगर्दी करने वालों को, मैं हवाला देती हूँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान,
एपीएस थाने एपीएस के मुजरिमों को जब वो पनाह देते हैं तो हमें समझ में क्यों नहीं आती। मुझे तो ये देखिए, हम ये कहते हैं वो आके हमारे पास आके बच गए। वो कैसे बच गए? वो कैसे आ गए? क्या उन्होंने कोई सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी? क्या उन्होंने कोई ऐसा अपने आप को गायब किया था? हमारी पॉलिसीज में हमने आंखें बंद की हुई थी। बेशक। हमारे इदारों ने उनके जाली शनाख्ती कार्ड बनाए, हमारे इदारों ने उनको वीजे दिए। और आपको पता है, एक एक वीजे के एक्सटेंशन के लिए यहाँ जो एजेंट्स हैं वो कितना 75,000 लाख रुपए उनसे लेते रहे। True. और अगर वो उनके जाली शनाख्ती कार्ड बना रहे थे, उनकी जाली डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, कहाँ से हो रही थी? हमारे ही बैठ के हो रही थी। हमने उनको अलाउ किया था आने का। अब देखिए, बात यह है कि हम ठीक है, हम उनकी अफगान हुकूमत की बहुत मजम्मत करें, सही है, हम उनके रवैयों की शिकायत करें, दुरुस्त है। हम वो बात करें अब कि जी हमारे दहशतगर्दी में, क्राइम्स में, इन चीज में मुलव्वस है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने गिरबानों में भी झांकना होगा, हमें अपनी कंपनीज को भी रिव्यू करना होगा, क्योंकि हमने उनको इजाजत दी थी, हमने उनके कानूनी कामों में अगर उन्होंने किया तो हमने साथ दिया। फहीम कराची में मौजूद है, कराची के कितने परसेंट क्राइम, मेरा ताल्लुक कराची से, मुझे पता है कि मैं ख्याल 60-70, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उन जो क्राइम हो रहे हैं, जो स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, जो मोबाइल स्नैचिंग, उसमें अफगान ये मुलव्विस हैं। तो सवाल ठीक है, उनके रवैये गलत है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हम इजाजत कैसी दी? ये हमारी भी कमियां हैं और हमारी भी कमजोरियां हैं, और अल्लाह करे कि हम इन चीजों से सबक हासिल करें और अल्लाह करे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। सोहेल साहब, मैं आप ही की जानिब अगला सवाल लेकर आऊंगी। अफगानियों की धमकियां मुस्तकबिल में पाकिस्तान पॉलिसी के लिए कोई मसला बन सकती हैं, आपको लगता है? सना, देखिए, उनकी धमकियां पाकिस्तान के लिए जो अमन अमान की सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है, उनको यकीनी तौर के ऊपर बढ़ाने का बायस बनती हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, अबूरी अफगान गवर्नमेंट, जिन्हें इस बात का एहसास तक नहीं है कि पाकिस्तान ने एक हमसाया मुल्क से होने के साथ साथ, एक बरादर इस्लामी मुल्क होने के साथ साथ, जिस बड़े पैमाने के ऊपर अपने अफगान भाइयों की मेहमान नवाजी की है, उसकी मिसाल मुहाजिरीन के कंसेप्ट में देखी जाए तो कहीं नहीं मिलती। देखिए, इसी अफगान वॉर के दौरान लाखों की तादाद में कुछ अफगान मुहाजिरीन ईरान भी गए थे, और आप सुनकर हैरान होंगी कि ईरान गवर्नमेंट ने उनको एक मखसूस इलाके से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, वहां पर उनको कारोबार करने की इजाज़त नहीं थी, वहां पे उनको ईरान के एक कोने से दूसरे कोने में जाके कारोबार करना, लोगों के साथ घुल मिल जाना, समाजी बंधन में मुंसलिक होने की इजाजत नहीं थी। पाकिस्तान ने अफगानियों के लिए अपना पूरा मुल्क खोल के रखा। वो कराची बैठे हो, वो गिलगित बल्तिस्तान जाएं, वो किसी भी कोने में जाएं, वहां पे उनको कारोबार करने की इजाजत थी। उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी बड़े बेहतरीन अंदाज में जिंदगी गुजारी। लेकिन इसी दौरान जब बहुत से ऐसे लोग जिनको मुख्तलिफ पाकिस्तान दुश्मन ताकतों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो इन्हीं में से ये लोग उन दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर बने। यही लोग दहशतगर्दों को फंडिंग के अंदर मुलविस पाए गए। और 26 सितंबर को जब वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया और वजारत दाखिला ने एक समरी काबीना को अरसाल की थी, तो उससे पहले पूरी एक वर्किंग की गई। उसके अंदर बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की स्मगलिंग हो, अशियाए खुर्दनोश की स्मगलिंग हो, चीनी की स्मगलिंग हो, खाद की स्मगलिंग हो, अमन अमान की सूरत हाल खराब करने के हवाले से मामलात हो, क्राइम रेशो हो, वो क्यों बढ़ रही है? ऐसे लोगों की वजह से जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। और फिर हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया, एक टाइमलाइन दी गई उनको, 31 अक्टूबर तक आप रजा करारा तौर पर वापस चले जाएं। उसके बाद भी इस अरसे के दौरान 1 नवंबर से मुख्तलिफ इलाकों में जहां पे ऐसे लोग गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, उन्हें बड़े बाइज्जत तरीके के साथ तहवील में लेकर एक वो हिफाजती जो मराकिज हैं, हिरासती मराकज, वहां मुंतकिल करके उनको बॉर्डर तक पहुंचाया जाता है। तो इससे और बढ़ के क्या सलूक उनको चाहिए था? लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर अफगान गवर्नमेंट की तरफ से, उनके कुछ जिम्मेदारान की तरफ से ऐसे बयान आए जिससे पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हुआ। सिर्फ ये देख ली कि जब से वहां पर अबूरी अफगान हुकूमत कायम हुई है, तो पाकिस्तान में जो खुदकश हमलों के जो रेशो थी, उसमें खतरनाक हद तक इजाफा हुआ, दहशतगर्दी की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। तो पाकिस्तान ने अल्टीमेटली ये स्टेप्स लेने थे, लेकिन उनको रियलाइजेशन नहीं है। अभी फिर दोबारा देखिए, फिर ये तो वो लोग थे जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, इसके साथ जो मुहाजिरीन जिनका ओरिजिनल स्टेटस है, जिनको एक POR जिसे हम प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड बोलते हैं, वो मिले हुए थे, वो जून 2023 में एक्सपायर हो गए थे। असूली तौर के ऊपर जब उनकी एक्सटेंशन नहीं हुई तो उनको अपने मुल्क लौट जाना चाहिए था, वो नहीं गए। अब पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर बड़े फराख दिल का मुजाहरा करते हुए उनकी मुद्दत के अंदर
फर्दर 2 दिसंबर तक एक्सटेंशन दी है, ये मजमूई तौर पर 6 माह की तौसीह दे दी है ताकि ये लोग बाइज़ा तरीके से यहाँ अपना वाइंड अप करें और यहाँ से चले जाएं। इससे बढ़ के पाकिस्तान और इनके लिए क्या कर सकता है? खुराक के हवाले से मामला तो हर लिहाज से पाकिस्तान ने जिम्मेदारी ली। मेरे ख्याल में पूरी अफगान गवर्नमेंट को उनका वक्त आ गया कि अपनी जिम्मेदारी अदा करें। वो अनासर जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के हमलों में मुलव्विस है, अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो पाकिस्तानी जो यहाँ पर दहशतगर्दी में हमलों में हमले करने के बाद अफगानिस्तान फरार हो गए, वहां पे उनकी सेफ हेवन्स है, उन्हें पाकिस्तान के हवाले करे और वहां पे अफगानिस्तान की सरजमीन जो कि कतर में होने वाले मुआहदे के मुताबिक वो पाबंद हैं कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो अबूरी अफगान हुकूमत के लिए लम्हा फिक्री है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। वहां पे टेररिस्ट की सेफ हेवन्स हैं, उनको खत्म करना चाहिए। और जहां जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमेशा बड़े भाई का एक रोल किरदार अदा किया अफगान मुहाजिरीन के लिए, तो अब वक्त है कि वक्त आ गया कि अफगान गवर्नमेंट इसको रियलाइज करे और उसके बजाय इसके एक ऐसे मुतशद्दद बयानात जारी करें, बल्कि हकीकत को माने और उसके साथ साथ अपना घर दुरुस्त करे। बिल्कुल ठीक है। फैसल साहब, आपकी जानिब सवाल लेकर आऊंगी। अफगानी हुकूमत फिलहाल तो अपने ही लोगों की वतन वापसी पर नाखुश दिखाई दे रही है, लेकिन पाकिस्तान कब तक मुतामिल हो सकता है इन दहशतगर्दी कार्रवाइयों का? कराची की सूरत हाल जरा सामने रखिएगा। कितनी बड़ी तादाद में अफगानी है जो वहां मुकीम है, या यूं कह लीजिए कि अफगानी माफिया कितनी बड़ी तादाद में वहां अपने पंजे गाड़ चुका था, और किस तरह से कराची में भी हमने दहशतगर्द कार्रवाइयों में पीछे देखा है कि अफगानी ही मुलव्विस थे। ये जरा प्लीज इस पर कॉमेंट कीजिएगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बोलूं कि हजरत अली का कौल है, जिसपे एहसान कर उसके शख्स में। पाकिस्तान ने एहसान किया अफगानियों पर, 40-42 साल से जो है वो इन्हें मेहमान बना के रखा, जिस पर एहसान करो उसके शर्त से बचो। जी हाँ, अभी भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कानूनी जो है उनको नहीं छेड़ा और उनको नहीं है, और जो गैर कानूनी अफगानी तारीखीन वतन है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, बंगालियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, बर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अफगानियों का इसलिए ज्यादा शोर मच रहा है क्योंकि वो बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में सिंध में, कराची में, पाकिस्तान में आए हुए हैं। और ये तो इंटरनेशनली कानून है कि जो भी तारीखीन वतन हो वो एक महदूद जगह पे रहते हैं, मखसूस मुकाम पर रहते हैं। लेकिन वही बात जो सोहेल भट्टी ने बताई कि पाकिस्तान ने तो अपने दिल खोल दिए, यहाँ पर उन्होंने शादियां की, प्रॉपर्टी खरीदी। इसके अलावा अब गैर कानूनी सरगर्मियों में वो हद से ज्यादा बढ़ गए। कराची में दहशतगर्दी के कई बड़े वाकयात, जिसके PNS मेहरान है और दीगर दहशतगर्दी के अनगिनत वारदातें हैं। इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम, कराची पुलिस का दावा है कि स्ट्रीट क्राइम की तकरीबन 70% वारदातों में जिसमें जाने गई उसमें ये अफगान बाशिंदे हैं जो पकड़े गए हैं, जो प्रूफ है, और उनके पास किसी किस्म के कोई दस्तावेजात नहीं है। तो सवाल तो ये भी होता है कि बड़ी तादाद में वो किस तरह यहाँ पहुंचे। ये इस पे एक अलग बहस है कि वो किस तरह यहाँ पर आ गए, बसें भर भर के यहाँ पे कराची में पहुंचे। कराची के इलाके सोराब बोर्ड पर पूरा कब्जा है इनका। यहाँ पर आप जो है बगैर उनकी इजाजत के जा नहीं सकते, मतलब आप पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान। लेकिन फैसल साहब, इससे भी तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, सवालात तो खड़े होते हैं इस पर भी कि किस तरह से बसें भर भर के और किन किन इलीगल तरीकों से ये पाकिस्तान की सरजमीन पर आए और पाकिस्तान में कदम रखा। इसको भी तो कभी डिस्कस करना चाहिए ना, ये तो सामने रखनी चाहिए, हकाइक सामने आने चाहिए। ये तो हमारे कुछ इदारे मुलव्विस है, पुलिस मुलव्विस है, कस्टम मुलव्विस है, और जो कोस्ट गार्ड है वो मुलव्विस है। वो वहां से अफगानिस्तान से यहाँ तक कैसे पहुंच गए, और फिर यहाँ पहुंचकर उन्होंने प्रॉपर्टियां खरीद ली, और फिर जराइम की वारदातें आप कराची में देख लें। असला कौन ला रहा है, ये बड़ी तादाद में तमाम कानून नाफिज करने वाली एजेंसी बताती है कि कौन कौन मुलव्विस है, मंशियात में कौन मुलव्विस है। यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो इस हद तक बढ़ रही हैं, जो पकड़े जा रहे हैं 70% वो ये अफगानी है। तो जब हमारे मुल्क में, हमारे शहर में गैर कानूनी तौर पर लोग आएंगे और उन्हें अगर रोका जाएगा और उन्हें वापस किया जाएगा, मैं आपको बताऊं पुलिस ने अभी भी किसी किस्म का कोई डंडा नहीं उठाया, कोई बेइज्जती नहीं की जा रही, किसी किस्म की कोई तौहीन या हतकामेज रवैया नहीं इख्तियार किया गया। इंतहाई तहजीब के साथ जो है वो मुहासरा करके घर घर जाके खवातीन पुलिस एहलकार उनके साथ होती है, पुलिस वालों के साथ, वो उन्हें लाते हैं और उनके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। मैं आपको बताऊं कि अब तक कराची में जो रिकॉर्ड है वो 543, ये मेरे पास रिकॉर्ड है, जो कराची से यहाँ से बसों के जरिए भेजे गए 8-9 दिनों में अब तक जो है वो इतने लोग भेजे गए। जबकि कराची
पुलिस के मुताबिक तकरीबन कराची में 5 लाख से जायद गैर कानूनी जो है अफगान मौजूद हैं, जो कि कराची के इलाके सोराब रोड, सज्जल, इलाके पिछवाड़, कायदाबाद, बल्दिया टाउन, इस तरफ इलाकों में मौजूद है और ये क्रिमिनल ठीक है। एक्टिविटीज में है। सही। तस्दीक हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है फैसल साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। जफर हिलाली साहब, आप ही की जानिब एक सवाल लेकर आती हूँ, मुझे जवाब दे दीजिएगा। मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं, अवाम है, ये पूछना चाह रहे हैं कि ये मुसीबत तो हमारी खुद की पाली हुई है, अब इस मुसीबत से हमें निमटना कैसे है, निकलना कैसे है, उसका हल ढूंढा जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि भुगत तो बेचारे मासूम रहे हैं? देखिए, अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मासूम औरतें और बच्चे जो हैं उनको तो हम इंटरव्यू भी नहीं कर रहे, वो तो कभी भी जा सकते हैं, उनको कोई सवाल भी नहीं पूछा जाता है, उनको खड़ा नहीं किया जाता है, सर्च नहीं किया जाता है। वो तो हमने कह दिया, अनाउंस किया है कि औरतें और बच्चे जो हैं वो विदाउट इंस्पेक्शन जा रहे हैं, इनको पूछ रहे हैं कब आए, कैसे आए और आप जाना चाहते हैं ये वो। देखिए, सीधी सादी बात है, इन लोग जो हैं, ये हमारे तालिबान जो हैं, इनके मैं जानता हूं कि इनके लिए हमने क्या क्या किया। हमने इनके लिए जंग लड़ा, बेशक इनके जंग हमने लड़ा, अपने घर हमारे शुरू की, बेशक अपने लोग, मैं बताता हूँ, फौज सिविल क्लोथ में इनके लिए लड़े अफगानिस्तान के जंग में। और ये जो लोग हैं अब ये कह रहे हैं, ये अच्छा, आप ये मियांवाली पे जो अटैक हुआ, इनसे पूछे ये हथियार किधर से आए। हमें सब पता है हथियार, कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए। वो एम्यूनिशन डंप जो अमेरिकनों ने उधर छोड़ा है और आप कह रहे हैं हमने कुछ नहीं छोड़ा, बेकार, बिल्कुल झूठ है, छोड़ा है। पहले तो मानते थे छोड़ा है, बल्कि किसी ने कहा कि $7 बिलियन के डंप्स छोड़े हुए हैं उधर। दूसरी बात ये है, पकड़े गए मियांवाली के अटैक में कि ये इनके वेपन्स और इनके एम्यूनिशन किधर से थे। अब ये, और हमारे पास वीडियोस हैं, सवालात खड़े होते हैं, बेशक इनको अक्रॉस द बॉर्डर एस्कॉर्ट करके दिया जा रहा है। कौन कर रहा है? तालिबान कर रहे हैं। अब ये सब चीज हम कह रहे हैं, हमने इनको कितने दफे कहा है मत करो, रोको, तुमने कसम खाया था। क्या ये जवाबी कार्रवाई तुम्हारा है इसलिए कि हमने तुम्हें पनाह दिया, तुम्हारे लिए लड़े, हर तरफ से तुम्हारे लिए किया? तो फिर हमें समझना चाहिए कि ये एक अफगान स्पेशलिटी है, इनको एक ही चीज आती है, लड़ाई करना। एक ही चीज, अगर आप ताकतवर हैं आप बच सकते हैं, नहीं है तो आपको ले जाएंगे। बिल्कुल तो ठीक। पाकिस्तान ने फैसला करना है, लड़ना है या इनको आके बचने देना है, टू टेक ओवर द कंट्री। ठीक, तो और हम लड़ेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। जफर हिलाली साहब, मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। अफगान हुकूमत की खुद की जिम्मेदारी भी ये बनती है कि बयानबाजी से बाज रहे और अपने बिरादर भाइयों के लिए जितना मैक्सिमम इकदाम अब कर सकती है वो करे। ब्रेक अनाउंस करनी है, ब्रेक से वापस आने के बाद हम अगला सवाल आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सियासत के खिलाड़ी और इक्तदार के पुजारियों के दरमियान सियासी मुकाबला जारी है। माजी में पीडीएम का हिस्सा रहने वाली जमातें और इत्तेहाद के अहदोपमा करने वाले सियासी खिलाड़ी अब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर गुत्थम गुत्था नजर आ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि इंतखाबी सियासी जोड़ तोड़ का जो सीजन है वो तो शुरू हो चुका है। इलेक्शन से पहले गहमा गहमी रूज पर है, जिसके लिए आसिफ अली जरदारी साहब बड़े बड़े सियासी दावे करते नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो अगला वजीर आजम अपना चुनना चाह रही है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। नवाज शरीफ अगले वजीर आजम नहीं होंगे, लाहौर से जो वजीर आजम है वो नहीं होंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी की जबान बोलने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी भी इसकी निशानदही कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगला वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा, बल्कि 8 फरवरी को वही जीतेगा जिसके पास तीर का निशान होगा। बल्कि कुछ देर कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उसमें मेयर के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जियाला ही होगा और वजीर आजम भी जियाला होगा। जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को ही वजीर आजम बनाना है आगे। तो सवाल इससे जुड़ा यह है कि जो हुकूमतें गिराने की बात भी जरदारी साहब ने की कि हमने हुकूमत पीटीआई के इसीलिए गिराई थी कि वो सही काम नहीं कर रही थी। तो सवाल हमारा यह है जो जफर हिलाली साहब मैं आप ही के सामने रख देती हूँ, आखिर जरदारी साहब जो इस तरह की बातें हुकूमतें गिराने की बात कर रहे हैं, हुकूमतें बनाने की बात कर रहे हैं, ये इख्तियार आखिर दिया किसने? नहीं, देखिए, ये तो हर सियासतदान का हक होता है और हर सियासतदान जो पार्टी का लीडर होता है तो वो ऐसे चीजें कहेगा, क्यों नहीं कहें। आखिर
आखिर वो भी तो लड़ रहा है, वो क्या कहेगा, वो जरूर यही नहीं कहेगा। हिलाली साहब, इससे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड की बात, उसमें कॉन्फिडेंट ना होना और उसके बाद ये कहना कि जो चल रहा है नून लीग के लिए चल रहा है, हमारे लिए तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, और अब इतना कॉन्फिडेंस, और उस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कि जी पीटीआई की हुकूमत हमने इसीलिए नहीं होने दी क्योंकि उनका काम ठीक नहीं था, ये नून लीग के लिए कोई एक रियलिटी चेक है जरदारी साहब की जानिब से? नहीं, मैं ये तो खैर जरदारी साहब वो कहते हैं ना, सबसे अच्छा प्रोपेगेंडा वो होता है जो सबसे कम झूठ हो उसमें, मगर झूठ जरूरी है। तो ये कहना कि जरदारी साहब लेवल प्लेइंग फील्ड ये वो, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए जरदारी साहब जो हैं वो एक फेडरल पार्टी के सरबराह हैं, इन द सेंस के 2-4 सीट्स उनके बलूचिस्तान में है, 2-4 सीट सदर्न पंजाब में है, सिंध में शायद अक्सरियत ही ले जाएं, और कुछ और क्या कहते हैं, और केपी में भी 2-4 सीट्स होंगे। तो एक फेडरल पार्टी के बेसिस पे वो कह रहे हैं कि अगर हम लड़ेंगे और हमारा उनका इंफॉर्मेशन ये है कि उनको सपोर्ट है, तो वो कह रहे हैं क्यों नहीं कहें जी, अपने जवानों को आगे बढ़ाएं, इनकरेज करें, स्पिरिट दें, मोमेंटम दें। तो मेरे ख्याल में ये सब तो एक्सपेक्टेड है। ठीक हो गया। नादिया, आपसे मैं पूछ लेती हूँ, क्या जरदारी साहब को सियासी यकीन दहानी करवाई जा रही है या कहा जा रहा है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी? सना देखिए, बात यही है कि जब आप इलेक्शन करते हैं तो आप ये नहीं कह के उतरते कि जी हमारा तो वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, हमारी तो हुकूमत नहीं बनेगी, हम सिंध तक महदूद रहेंगे, जो कि रियलिटी है। बट अगेन जब आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते जा रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, तो फिर आप ये बातें करते नहीं। सुनना आपने यही है कि जी हमारा वज़ीर आज़म बनेगा, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, या लाहौर का वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। हकीकत ये है कि जो हमें नजर आ रहा है वो डेफिनेटली वो इलेक्शन है। तो जो बात आप सब कर रहे हैं नहीं करने देंगे तो नहीं है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आज एक जगह पर मैं इन्वाइटेड थी और वहाँ पे पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप मौजूद थी, और वो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके थे कि बिलावल जरदारी साहब जो है वो अगले ऑपोजिशन लीडर होंगे। ये कोर्ट एंड कोर्ट बीमारियों तो उन्होंने पर बैठ के हम लोग लाइव कर रहे थे। अच्छा। तो ये बात वायदा की है कि जी बिलावल जरदारी एक मजबूत ऑपोजिशन लीडर होंगे। तो कहने का मकसद और बताने का मकसद ये है कि जो रियलिटी है, डेफिनेटली जो ग्राउंड रियलिटी है, उससे वो भाग नहीं सकते। वो आपस में तो पता है उनको क्या रियलिटी है, वज़ीर आज़म किसने बनना है, किसने नहीं बनना, आपको पता है, मुझे पता है, तो क्या सियासतदानों को या पार्टी को पता होगा? डेफिनेटली जब मैदान में उतरेंगे लोगों को तो वो यही कहेंगे कि जी आप हमें वोट दी कि हमने वज़ीर आज़म बनना है और हमारा वज़ीर आज़म बनना है। सियासी इत्तेहाद की बात होती है, आप पीटीएम के हवाले से या 16 माह साथ हुकूमत करने के हवाले से बात करते हैं। यहाँ वही है कि देखिए वो जो था वो एक इत्तेहाद बना था सिर्फ इमरान खान को करने के लिए, ना वो कोई सियासी इत्तेहाद था, ना वो कोई इंतखाबी इत्तेहाद था। बट अब जो सियासी इत्तेहाद बन गए वो आप कह सकते हैं अंतिम जाती है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक उन्होंने बनाना है कि हद तक जिसमें भी है, जिसमें लीग है, जिसमें भी है। और जिस बात ये सियासी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, पीओआई के रहनुमा हैं रिजवी साहब, मौलाना रिजवी साहब, तो कहते हैं कि जी हम सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन जरदारी साहब की मुलाकात हुई थी रहमान साहब से, तो हम बाकी सीटों में है वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लेंगे। अब आप मुझे बताएं कि ये कौन सी सियासत है, ये कौन सी खिदमत वाली सियासत है, ये कौन सी नजरियाती सियासत है? देखिए पार्टी से आपको खिलाफ शख्सियत नहीं होती, पार्टी से आपको खिलाफ उनके उनके नजरिए से उनकी पॉलिसी है। लेकिन अगर एक नजरिया है मुल्क तमाम लोगों तो वो मंजूर वो नजरिया काबिल नहीं है मुल्क में एक सूबे में। तो ये जो अपनी सियासी मफादात, अपने ज़ाती मफादात पर मुनहसर है, इससे ज्यादा तो कुछ समझती है। बाकी जरदारी पीपल्स पार्टी ठीक है, पीपल्स पार्टी सिर्फ बयानबाजी तक, या आसिफ अली जरदारी साहब और उनके बेटे बिलावल साहब ये सिर्फ बयानबाजी तक बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी बेसिकली एक्सेप्ट कर चुकी है कि नून लीग का ही वजीर आजम होगा, या इन शॉर्ट नवाज शरीफ ही अगले चौथे बार के वजीर आजम होंगे। ठीक, मुझे बताया गया है
तरीके से। ठीक ठीक, सोहेल साहब आप ही की जानिब सवाल लेकर आ जाती हूँ। फिर तो नून लीग के लिए आपको नहीं लगता कि टफ जो है सिचुएशन हो जाएगी इलेक्शन के बाद? चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं अभी भी, लेकिन अगर हुकूमत मिल भी जाती है तो चैलेंजेस का तो सामना रहेगा। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही रहेगा कि जब 16 माह की हुकूमत थी उनके अपने भाई की, और फैसले तो नवाज शरीफ खुद लंदन से बैठ के किया करते थे, तो फिर अब ऐसा क्या हो जाएगा कि मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी? सना देखिए, पाकिस्तान जिस मौशी सूरत हाल से गुजर रहा है और जिस तरीके से सियासी सूरत हाल भी बुरी तरह से मुतासिर हुई, आइंदा आने वाली गवर्नमेंट जिस जमात की भी होगी, जो भी वज़ीर आज़म बनेगा, अगरचे कि बहुत से लोग लिखकर यकीन दहानियां भी करवा रहे हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बिलावल भुट्टो साहब भी अवाम को तसल्लियां देने की कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म सिंध से होगा, पीपल्स पार्टी से होगा, बिलावल भुट्टो होंगे। ये तो चले अवाम का दिल लुभाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चले करते रहे हैं, लेकिन माजरा ये है कि जो भी गवर्नमेंट बनाएगा ये आइंदा की हुकूमत को फूलों की सेज नहीं होगी। बहुत क्रिटिकल हालात हैं इस वक्त। IMF का मिशन इस्लामाबाद में मौजूद है और जो उनके सामने रिपोर्ट्स पेश की गई हैं वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, और IMF अगली जो 2 मजीद किस्तों का इजरा होना है उसके लिए जो उनको रिक्वायर्ड सपोर्ट चाहिए एक्सटर्नल लेवल के ऊपर, वो बहुत से इकदाम अभी भी होने हैं, तो बड़ा क्रिटिकल टाइम है। लेकिन मामला ये है कि बिलावल भुट्टो साहब जो दावा कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी मुसलसल आवाम को कर रही है, ठीक है आप इलेक्शन वोट हासिल करें, लेकिन सवाल ये है कि आप वज़ीर आज़म जो बनना चाहेंगे क्यों बनना चाहेंगे? आवाम की खिदमत करेंगे, सब करते हैं। जिन हालात में मुल्क घिरा हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई नया मंशूर, कोई बयानिया, कोई हिकमत अमली, कोई विजन दिया हो कि इस तरीके से हम मुल्क को इन मसाइल से निकाल सकेंगे। जब आप पीपल्स पार्टी PDM की गवर्नमेंट में थी, वजारत तिजारत, वजारत सनत इनके पास थी, वहां पे सिर्फ एक मामला ऐसा आया जब चीनी की कीमत 95 रुपए फी किलो से बढ़ के 200 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। वजह उसकी क्या थी कि नवीद कमर साहब जिस मिनिस्ट्री के वफाकी वजीर थे, उन्होंने एक समरी मुल्क की इक्तिसादी राब्ता कमेटी को कि चीनी सरप्लस है, हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। चीनी एक्सपोर्ट हो गई, यहां कुछ डिमांड एंड सप्लाई में फर्क आया, कीमत बढ़ते हुए 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। उसके बाद नवीद कमर साहब बड़े भोले बन के बताते रहे कि ये तो ICC का फैसला है। ये नहीं बताया कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी, ये वफाकी काबीना उस वक्त तक कोई फैसला नहीं कर सकती रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक जब तक मुतलका मिनिस्ट्री वहां पर समरी पेश नहीं करती और उस समरी के ऊपर मुतलका वफाकी वजीर के दस्तखत होते हैं। तो ये तो आपकी अभी की कारकर्दगी थी और मुस्तकबिल में आप वज़ीर आज़म बन के क्या करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल ये है, और बिलावल भुट्टो साहब को एक मशवरा भी है, आपने बैरून मुल्क आलमी तलीमी इदारों से तलीम हासिल की और जो आपका विजन था, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको हासिल है। आप सबसे पहले थोड़ा सा फोकस करके पाकिस्तान की तकदीर तो चले भले बाद में संवार लीजिएगा, आपकी कई नस्लों की तकदीर संवर चुकी, कराची की हालात बेहतर कर लीजिए। मैं उसी का सवाल लेकर फैसल साहब के पास ही जाना चाह रही हूं। चीफ मिनिस्टर बनने में क्या कबाहत है? जी बिल्कुल ठीक है। फैसल साहब मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, सियासी जमातें तो चलें जोड़ तोड़ के लिए अपनी कोशिशें भी कर रही हैं और इसके अलावा बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। किसका वज़ीर आज़म होगा, किसका वज़ीर आज़म नहीं होगा, किस सियासी जमात का, ये तो आने वाला टाइम बताएगा, 8 फरवरी के बाद का दिन बताएगा। लेकिन आप मुझे यही बता दीजिए कि कराची के अवाम पीपल्स पार्टी के बारे में और आसिफ अली जरदारी के बारे में क्या सोचते हैं? वोट बैंक कितना पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग है कराची में? जी, कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें मलीर, लियारी और कुछ नवाही इलाके हैं, वहां पर तो पीपल्स पार्टी है। लेकिन कराची, जिसे हम कराची कहते हैं, सेंट्रल कराची, शर्की कराची और दीगर जो कराची के जिले, वहां पे पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने जो है वो बल्दियाती इलेक्शन के लिए यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, अपने जिले बनाए, जिलों की तादाद बढ़ाई, वोटिंग के हल्के में जो रद्दोबदल किया और ये तमाम चीजें करके फिर कुछ MPM वालों को अपने साथ शामिल किया करके मेयर को बना लिया। लेकिन ये जिस तरह यहाँ पर इनकी कारकर्दगी है वो बहुत जो है खराब है। कोई तालीमी इदारा जो देख लें आप, कराची का ठीक नहीं है, कराची की सड़कें, कराची का सेवेज निजाम, कराची में पानी की किल्लत, कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत, कराची में तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो कराची को किस मुल्क से जाएंगे पीपल्स पार्टी वाले वोट लेने के लिए कराची वालों से? और कराची वाले भी भरे बैठे हैं, कराची वालों को ऑप्शन जो है वो नहीं दिख रहा, इसलिए कि यहाँ पर जो MQM है उसकी भी जो है वो कारकर्दगी ऐसी नहीं है जिससे MQM को जो है वो वोट दिया जाए। तो इस वक्त जो है कराची वाले मायूस है, पीपल्स पार्टी से तो खास तौर पर भरे बैठे हैं, उनकी तो यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है। जहां पर इंटीरियर की अगर हम बात करें तो इंटीरियर में कुछ इलाके हैं जहां पर पीपल्स पार्टी है, वहां से तो वो
जीत जाएगी, लेकिन कराची, हैदराबाद, ये शहरी इलाके हैं सिंध के, वहां से पीपल्स पार्टी की जो है वो पोजीशन अच्छी नहीं है। ठीक, जफर हिलाली साहब, मैं सवाल ये नून लीग से जुड़ा लेकर आपके सामने आ जाती हूँ। आप मुझे बताइए कि इलेक्शन से पहले नून लीग के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? आपको लगता है कि नून लीग जितनी कॉन्फिडेंट है कि इलेक्शन में अगला वजीर आजम नवाज शरीफ ही होंगे, तो इलेक्शन जीतना उनके लिए उतना ही आसान है? देखिए, बात सीधी सादी है कि अगर सबसे बड़ी जमात जो है इस मुल्क में अगर वो हिस्सा ना लें, या अगर भी वो हिस्सा लें और उनके जो लोग हैं वो शरीक ना हो इस इलेक्शन में, तो पीटीआई की बात कर रहे हैं आप? जी, पीटीआई की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। तो लिहाजा जाहिर है कि अगर लोगों ने आना है और वोट करना है, और तो उनके लिए तो ये नून के लिए एक नेचुरल एडवांटेज है। और नून जो है वो वेल फंडेड कैंपेन है, और आपको पता है कि पैसों का बड़ा फर्क पड़ता है इस मुल्क में। जरदारी साहब भी की कॉन्फिडेंस किधर से आ रही है? वो इधर से आ रही है ना कि वेल फंडेड कैंपेन है उनका। और देखिए, अब ऑलरेडी एक किस्म के अलायंसेस बन रहे हैं। कराची में GDA का और MQM पाकिस्तान का, अब नून का बन गया है। आप पीपल्स पार्टी के बनाएंगे बाकी MQM के साथ, क्या पता JUI के साथ या JI के साथ। पीटीआई से राबितों की भी बात कर रही है नून लीग। नून लीग तो उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बात भी कर रही है। देखिए, पूरी कोशिश ये है कि नून लीग के वापस क्यों आया है, कोई वजह होगा ना। ही इज नॉट कम के भाई एक छोटा सा चांस है शायद मैं बन जाऊं। अच्छा। उसको तो काफी रिएश्योरेंसेस अपने लोगों ने दिया है, मैं नहीं कहता हूँ कोई और ने दिया है, अपने लोगों ने दिया होगा कि आ जाओ भाई, सब चीज ठीक है। वो प्लेइंग फील्ड जो है वो लेवल लगता है उनको, उनके लिए बहुत लेवल है। तो मेरे ख्याल में ये सब बातें हैं, और सबको पता है कि जब समझौता हो जाता है तो बड़े लोगों के साथ, तो फिर आई थिंक देयर इज एवरी चांस कि नून जो है उनका अक्सरियत शायद हो जाए, तो उनको वो लड़ेंगे और वो जैसे वो कहते हैं। जफर हिलाली साहब, पीटीआई का क्या देख रहे हैं फ्यूचर आप इलेक्शन से पहले? क्या फ्यूचर? मिसाल के तौर पर मैं समझ नहीं आ रही है आपके सवाल पे। कि पीटीआई चेयरमैन तो जेल की सलाखों में होंगे, क्या पीटीआई को भी उसी तरीके से बल्ले का निशान तो ठीक है बैलेट पेपर पर होगा, लेकिन जिस तरह से पकड़ धकड़ अभी भी जारी है, इलेक्शन के दिन तक कोई रहेगा अभी इलेक्शन लड़ने के काबिल? हाँ, बस देखिए, इनके पास केसेस पे केसेस लग रहे हैं, और वो केसेस डालते हैं, फैसले करेंगे। सही। अगर केसेस लगते जाएं तो फिर उनको लड़ने के लिए टाइम कम होगा। ठीक। और अगर लड़ भी लें और जीत भी गए तो दे कैन नॉट टेक ऑफिस ना, जब तक वो केस से ना निकले। मेरे ख्याल में उनके लिए अपहिल टास्क है, और प्रैक्टिकली लोग समझते हैं कि नून जो है फेवरेट है इस इलेक्शन का। ठीक, ब्रेक अनाउंस करना है मुझे, और ब्रेक से वापस आने के बाद हम जिक्र करेंगे जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके हवाले से। हमारे साथ रहिए, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। 9 मई के बाद से पाकिस्तान में सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालतों का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। आज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों के वरसा ने इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रेस क्लब में, और ये कहा गया है कि अदालती फैसले से हमारे जख्मों पर नमक पाशी ना की जाए, बल्कि जो फौजी अदालतें हैं उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। जो रहनुमा शहदा फोरम पर अनवर ज़ेब ने कहा है कि फ़ौजी अदालतों की बंदिश जो है वो बुलवाइयों और इंतशारियों की सहूलतकारी है। और जबकि हैरानकुन बात इससे जुड़ी ये है कि 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आइनी करार दिया था। तो क्या ये अदालतें होनी चाहिए या नहीं, सवाल लेकर नादिया सबसे पहले मैं आप ही की जानिब आ जाती हूँ। आपको क्या लगता है, मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए? देखिए, मिलिट्री कोर्ट क्यों होनी चाहिए, सवाल है कि क्या हमारी याद है जब 2016 में मिलिट्री कोर्ट बनी थी और हमारी अदालत ने उससे बड़ी रेजोल्यूशंस का इजाफा किया था, और उससे जब मिलिट्री कोर्ट बनी थी तो आज के जो रहनुमा है जिसमें रजा रब्बानी साहब और दूसरे कुछ लोग थे, उन्होंने बड़े अफसोस का इजाफा किया था। उसने वजह ये बताई थी कि जी जो रिफॉर्म्स हैं वो हमारी सिविलियन
के होने 1 साल के लिए बनेंगे, बाद में तो एक एक्सटेंशन मिलेगी। देखिए सवाल ये है कि हमारा या इत्तेफाक जो है वो सिविलियन कोर्ट्स पर क्यों नहीं है। मतलब हम ये क्यों समझते हैं कि अगर एक मुल्क है तो उसमें 2 किस्म के कानून होंगे, जब कानून एक ही है और ये कानून वहां पर भी अप्लाई होगा, कानून के तहत में भी फैसले होंगे, तो ये ख्याल है कि इसमें अदम एतमाद है, ये क्या वजह है। और अगर लोग मिलिट्री कोर्ट्स का मुताबिक करें तो सिविलियंस के लिए मेरा जो है वो ये कि जो सिविलियन है उनसे बेटर है, उनके जो केसेस है सिविलियन कोर्ट्स में चले ज्यादा बेहतर है। वजह ये है आप एक्सेस होती है, आपकी एक्सेस होती है, आप अपनी का बदली करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद मीडिया उनको कवर करते हैं, हर ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। जब सिविलियन कोर्ट्स में चलते हैं मैटर जो भी हो, लेकिन जब हम सिविलियन में चलते हैं तो एक हेयरिंग होती है, सेटिंग होती है, उसको मीडिया कवर करता है, उसको एक ट्रांसपेरेंसी हमारे सामने होती है। तो मेरा पॉइंट जो ये जो शोधा के लड़ाकी ने हमारे दिलों में से ज्यादा उनकी कुर्बानियां हैं, प्यारों की जिंदगियां कुर्बान की है इस मुल्क के लिए, हमारे लिए, तो उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। मगर सिर्फ हमारा सवाल है कि अगर ये समझते हैं कि जो केसेस हैं वो सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेंगे तो फिर उनको सवाब मिलेगा या इंसाफ मिलेगा, सॉरी, तो फिर जरूरी ये है कि वो शायद ये भी कहीं ना कहीं बताएं कि क्या उनको सिविलियन स्कूल पर अदम एतमाद है, और अगर ये एतमाद है तो क्या। इसी तरह मेरा ख्याल है कि सिविलियन कोर्ट्स में भी जो रिफॉर्म्स की जरूरत थी वो हम नहीं कर चुके अनफॉर्चुनेटली, की वजह से शायद हम 139 नंबर। ठीक हो गया। जफर हिलाली साहब, आपको क्या लगता है सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए या नहीं? आपने कहा क्या होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, जिधर इंसाफ मिलेगा वो होना चाहिए। और इंसाफ अगर मिलिट्री कोर्ट्स में मिले क्यों नहीं, सिविल कोर्ट्स में मिले जरूर। एक आदमी अगर आपको दे सकता है, जैसे इस्लाम में एक रवैया है, उसमें भी हो सकता है, जिधर इंसाफ होता है उधर। तो मेरे ख्याल में ये सिविलियन कोर्ट्स के इसलिए हमारे सिविलियन कोर्ट्स कह रहे हैं कि उनके जो प्रोसीजर्स हैं और जो हैं वो डिस्क्रेशन कम होता है, जज भी रूल्स के तहत को चलना पड़ता है, तो वो समझते हैं कि इस तरीके में इंसाफ बेहतर इंसाफ मिलेगा। सही। तो दैट्स माने कि मगर कौन कह सकते, कौन कहता है कि एक ऑनेस्ट जज मिलिट्री कोर्ट्स में इंसाफ नहीं देगा? बिल्कुल दे सकता है। ठीक हो गया। फैसल शकील साहब, आप ही की जानिब लेकर आती हूँ ये सवाल भी, आपको क्या लगता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि अदालत एक जानिब है और दूसरी जानिब अब ये मिलिट्री कोर्ट्स का ये मामला है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? सोहेल साहब, आप ही की जानिब ये सवाल लेकर आती हूँ। मेरे ख्याल से फैसल साहब से राब्ता अभी जो है वो मुनक़ता हो चुका है। जी सोहेल साहब। सना, देखिए गुजारिश ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया और आज शोधा के लवाहिकीन इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे वहां जाने का मौका मिला। शोधा के लवाहिकीन बहुत दुखी थे, मुतफक्कर थे। देखिए, एक तो उन्होंने अपने प्यारों को इस मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने की राह में उन्होंने कुर्बान किया, और अभी भी वो पुरअज़्म है कि अपने फैमिली के बच्चों को अभी भी मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के दिफा के लिए जहां की जरूरत पेश आएगी वो इसमें हर अवल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। लेकिन उनका एक बड़ा जायज़ और जेन्युइन मुतालबा है कि वो लोग जो इस मुल्क का अमन अमान तबाह करने के दरपे हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनको जब माजी के अंदर उनकी गिरफ्तारियां हुई, हमने देखा कि मुकदमा सालों चले, 5 साल 7 साल 10 साल तक चलते रहे। उसके दौरान इतना कुछ तब्दील होता जाता रहा कि अदालतों को मजबूरन उनको कभी शवाहिद न मिले, कभी रिकॉर्ड आगे पीछे हो गया, और उस तरीके से ये केसेस लॉजिकल एंड तक ना पहुंच सके। और देखिए, जब से फौजी अदालतों के जो को कलअदम करार दिया गया और वहां पर ट्रायल बंद हुआ सिविलियन का, उसके बाद आप देखेंगे दहशतगर्दी के वाकयात में भी इजाफा होना शुरू हो गया। जो एक डेटरेंस थी वो आपकी कम हुई। मामला ये है कि अगर हम अपनी जो हमारा सिविलियन सिस्टम है, जो सिविल उसका सिस्टम है हमारा सीआरपीसी का, अगर वहां देखें, वहां पर हम खुद, मैं जाती तौर पर बहुत से लोगों को ऐसा जानता हूं जिन्होंने, जो बासर लोग हैं, वो मासूम लोगों को जिनका कोई किसी जुर्म उन्होंने नहीं इर्तिकाब किया होता, लेकिन अपने मकासद के लिए गलत तरीके से सिस्टम को मैनेज करते हुए उन्हें सजाएं दिलवाते हैं।
लेकिन मिलिट्री कोर्ट के अंदर आज तक किसी को ऐसा नहीं सुना किसी मासूम को वहां पर जाकर उसका ट्रायल किया गया हो। और उससे बढ़कर अगर मिलिट्री कोर्ट के अंदर स्पीडी ट्रायल होता है तो उसके बाद जो भी अगर किसी को सजा सुनाई जाती है, बहुत से लोग बरी भी हुए हैं, जिन्हें सजा सुनाई जाती है उन्हें अपील का हक हासिल है। देखिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, हाई कोर्ट में आपको अपील का हक हासिल है, आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील का हक हासिल है। लेकिन जरूरत किस चीज की है कि अगर आपने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकना है तो फिर जरूरी है कि जो लोग ऐसे कार्रवाइयों में मुलविस हैं उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, और वो एक ये रास्ता था। उसके बाद देखिए जो आप किसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के दीगर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुलभूषण का केस है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कुछ सेक्शंस कलअदम होने के नतीजे में उस केस के ऊपर भी बराह रास्त असर पड़ता है। माजी के अंदर बहुत से लोगों को सजाएं सुनाई गई जिनकी अपील भी मुस्तरद हो चुकी, इन्हीं फौजी अदालतों की तरफ से उनको सजा सुनाई गई, तो आप उनको कैसे डील करेंगे? तो जरूरी है कि अगर आपने दहशतगर्दियों को आप ये डेटर्स क्रिएट करने हैं, उनको एक वाज़ेह पैगाम देना है कि जो दहशतगर्दी में मुलविस होगा उसका बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शोधा के लवाहिकीन ने भी बड़ी हम्बली दरखास्त की है, इस्तदा की है। वो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इंसाफ का दरवाजा खटखटाने के लिए, और उन्होंने अवाम से भी मुतालबा किया कि वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा करें कि फौजी अदालतों में जो सिविलियन का ट्रायल होना है उनकी इजाजत मिलनी चाहिए। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शंस को कलअदम करार दिया गया है उन्हें रिस्टोर होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने हतमी फैसले में क्या करार देती है, लेकिन शोधा का बड़ा पुरजोर और ये वैलिड मुतालबा है कि फौजी अदालतों को बहाल होना चाहिए। ठीक है जफर हिलाली साहब, मैं आप ही की जानिब सवाल ये लेकर आ जाती हूँ, आपको लगता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को फौरी तौर पर बहाल किया जाएगा? क्योंकि प्रेशर तो डेवलप किया जा रहा है इस टाइम। आप किसके बारे में बात कर रही हैं? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। जी जी हाँ, नहीं मगर किस ट्रायल पे? अगर साइफर ट्रायल पे, साइफर के ट्रायल पे, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन के ट्रायल्स के हवाले से भी है। देखिए ये आपके जो प्रीवियस पैनलिस्ट थे उन्होंने बड़ी सही बात की है कि सब लोगों को स्पीडी जस्टिस चाहिए, मगर स्पीडी जस्टिस से बड़ा जो होता है वो है ठीक जस्टिस, प्रॉपर जस्टिस, है ना। तो अगर स्पीडी इंजस्टिस हो तो कोई फायदा नहीं है, और अगर बेगुनाह को अगर आप मार दें तो जितनी दहशतगर्दी उससे बढ़ेगी, वो एक गुनाहगार आदमी को माफ कर दे इतनी नहीं बढ़ेगी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि राइट ऑफ अपील है, और जब तक राइट ऑफ अपील है फ्रॉम द मिलिट्री कोर्ट्स तो ये दोनों सिस्टम्स इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। ट्रायल बेशक हो मिलिट्री कोर्ट पे, सेंटेंस हो मिलिट्री कोर्ट पे, मगर अगर ग्लेरिंग डिफेक्ट है और ग्लेरिंग इनजस्टिस है तो फिर मेरे ख्याल में सिविल कोर्ट का भी फैसला आना चाहिए। ठीक हो गया। नादिया, आपको क्या लगता है मिलिट्री कोर्ट से आखिर किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? ये करने की कोशिश जो की जा रही है, ये आप इस पर कमेंट करेंगी? देखिए फायदा नुकसान तो इसमें क्या किसी का होना है, लेकिन डेफिनेटली अगर वो शोधा के लगाते हैं कि उनको इंसाफ, देखिए उनको इंसाफ देना जरूरी है। डेफिनेटली उन्होंने जब अपने प्यारों को है एक धारत की, उनको होगा कि जी उसके जिन्होंने ऐसे काम मिलिट्री को लेकर है वहां पर उनको मिलेगा, तो मेरा ख्याल है उनका इत्मीनान और उनका जरूरी है। और फायदा नुकसान तो कोई बात नहीं, बात इत्मीनान और मुतमईन होती है। अगर उनको एतमाद नहीं है किसी भी कोर्स में, बहुत सारे मिसालें भी है ना हमारे सामने। अफसोस के बाद मैं यही बात पहले भी कह रही थी कि अगर 139 नंबर पे हमारी कोर्ट है और हमारी है तो फिर ऐसा है जिसकी बिना पे चाहे कोई भी वजह देते, प्रोसिक्यूशन लीक होती है, एविडेंसेस होते हैं, रिफॉर्म नहीं है, वही पुराने कानून हमारे यहाँ चल रहे हैं, बहुत सारी चीजों की जरूरत है तो नहीं हो पाएगी। तो डेफिनेटली दूसरे ऑप्शन पर देखेंगे, अगर हम शोधा के जहाँ इत्मीनान भी होगा, वो मुतमईन भी होंगे, तो मेरा ख्याल है उनके लिए जो बाइस होगा। ठीक है सोहेल साहब, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अब जो माजी की जो फौजी अदालतें हैं उनमें जिन जिन का ट्रायल हुआ उनके हवाले से आप ज़रा सामने रखिए हमारे डिटेल्स हमारे नाजरीन के सामने, क्योंकि फैसल साहब के साथ अभी हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता है, बात नहीं हो पा रही है। मैं सवाल लेकर उनकी जानिब ज़रूर जाऊंगी, लेकिन हम माजी के जो फौजी अदालतों में केसेस जो ट्रायल हो चुका है उनके हवाले से बात करना चाह रहे हैं। जी सोहेल साहब।
देखिए सना, माजी के अंदर भी फौजी अदालतों के अंदर बहुत से सिविलियन का ट्रायल हो चुका। आप ईपीएस की बात करें, दीगर दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस जो लोग थे उनका ट्रायल हुआ, और देखिए उन्हीं लोगों का ट्रायल हुआ जो संगीन नवैयत के मुकदमात में मुलव्वस थे, जिन्होंने रियासत के खिलाफ ऐसे संगीन जुराइम का मुर्तकिब हुए और उसके साथ साथ दहशतगर्दी के मुर्तकिब हुए, तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां की गई। और उसके बाद उनको, जैसे कि मैंने पहले बताया, उनको अपील का हक हासिल था, वो अपील के लिए जा सकते थे, और अभी भी अपील का हक उसके अंदर बिल्कुल मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस कानून के अंदर मुल्जिम के जो स्पेशली फेयर ट्रायल्स का मामला है, जो उसको अब उसके हवाले से इस कानून के अंदर मजीद कोई बेहतरी अदालत समझती है तो उसको कर लेनी चाहिए। लेकिन जो शोधा की फैमिली ने जो मुतालबा किया वो बड़ा वैलिड और जेन्युइन उनका मुतालबा है कि फौजी अदालतों को बहाल किया जाए, जहां पे सिविलियन का ट्रायल होना चाहिए, हो सकता है। अदरवाइज जो माजी के अंदर जिनको सजाएं सुनाई जा चुकी है उनकी कानूनी हैसियत क्या होगी। उसके साथ साथ जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, अगर उसको आप उसकी जो है कुछ सेक्शंस को, सर्टन सेक्शंस को सस्पेंड किया गया, अगर आप उसको बहाल नहीं करते तो जो कुलभूषण का मामला है, जो वाज़े तौर के ऊपर रंगे हाथों पकड़ा गया, पाकिस्तान के खिलाफ तवील अरसे से वो दहशतगर्दी में मुलव्विस था, उसने पाकिस्तान के अमन अमान को खराब करने के लिए दिन रात एक किया, वसाइल खर्च किए, कई धमाके उसने करवाए, बलूचिस्तान के अंदर हालात उसने खराब किए, कराची के हालात खराब उसने किए, वो उसका एतराफी बयान दुनिया सुन चुकी है। उसके बाद अगर हमारे कुछ कानून की सेक्शंस को उड़ाया जाता है तो फिर आप उस मुजरिम का कैसे उसको फर्दर उसके ट्रायल को लीगली जस्टिफाई कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल के अंदर ये जो अदालत में अब अपील जाएगी और शोधा की फैमिली भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रही है, तो यकीनी तौर के ऊपर अदालत इन तमाम ग्रांट्स को मद्देनजर रखते हुए बेहतर फैसला देगी, जिससे जो रियासत का जो अमन अमान का मामला है, रियासत के पाकिस्तान के दिफा का मामला है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो भी उसको पमाल करने की कोशिश करेगा तो उसको उससे इसी तरीके से निपटा जाएगा। उसको इन अदालतों के अंदर उसका ट्रायल होना चाहिए। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं, शोधा के फैमिली ने भी यही मुतालबा किया है कि अदालत इस फैसले के ऊपर नजरसानी करते हुए इन अदालतों को बहाल करे। ठीक, बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी साहब आपका, जफर हिलाली साहब आपका, नादिया मिर्जा साहिबा आपका भी, फैसल शकील साहब आपका भी, तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।